हेलो गाइस, सो अगेन अब एक नया क्वेश्चन करते हैं मैथ्स का, है ना, आईआईटी जैम 2023। सो अभी हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट है। तो हम लाइन वाइज चल रहे हैं, हमने 1 किया, 2 किया है, 16 किया है, 7 किया है, 26 किया है, देन मूव टू 27। सो 26 हमने इंटीग्रल कैलकुलस देखा था, 27 अगेन हम लीनियर अलजेब्रा देख रहे हैं, व्हिच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है ये पता होना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आप टिक करते जाओ ताकि जब आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो ना तो आप देखो 2023 में कितने क्वेश्चन आए हैं किसी टॉपिक के, 2022 में कितने आए हैं, 2021 में कितने आए हैं। आप ऐसे केवल 7-8 साल को एनालाइज कर लो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप खुद प्रिडिक्ट कर लोगे 55% और 50% पेपर यही होने वाला है 2025 का। सो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप एनालाइज करो, फिर आप नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जिस भी ईयर में आप ये सब कर रहे हो, अगले ईयर का प्रिडिक्ट कर पाओगे कि मेरा एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 50% ऐसा ही दिखने वाला है। तो इतना ही आपको चाहिए, इतने में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा पेपर में। आपको अगर पहले 10-12 क्वेश्चन आते हो ना तो पेपर में आपका जय जयकार है, बट अगर पहले 2-4 क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे ना तो फिर वहां पे मोरल नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। तो आपको बस थोड़ा सा समझना है। सो फॉर रियल कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा सपोज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो आप इस सिस्टम को देख पा रहे हो, है ना। अब इसमें 3 लीनियर इक्वेशंस हैं, तो अभी 3 ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। एक होता तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं, 2 होता तो सिस्टम हो गया, 3-4 ऐसे n भी हो सकती है ना। तो सिस्टम हमें पता है किस टाइप का होता है, तो सिस्टम इज नथिंग बट ax इक्वल टू b, करेक्ट। दिस इज योर सिस्टम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है आपका, ax इक्वल टू b, ठीक है। a आपका जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, है ना। a जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, यहां से अगर मैं इनके कोएफिशिएंट पिक करूंगा 1 2 3 1 1 अल्फा 0 2 1, ये क्या हो गए मेरे कोएफिशिएंट हो गए। तो मैं a में पुट कर दूंगा x मेरा वेक्टर है व्हिच इज x y z, और b मेरा रिक्वायरमेंट वैल्यू है व्हिच इज 6 3 एंड बीटा, है ना। तो यहां से आपको पता है हम या कि अगला अगर हम थोड़ा सा देखें कि इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते थे, अगर आपको याद हो तो, कि सर ax इक्वल टू 0 हो सकता है क्योंकि b की वैल्यू 0 भी हो सकती है, और ax इक्वल टू b वेयर b इज नॉट 0। तो अगर आप यहां देखोगे तो दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम, दिस इज होमोजेनियस सिस्टम एंड दिस इज व्हाट नॉन होमोजेनियस सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 टाइप हो गए, होमोजेनियस हो गया और नॉन होमोजेनियस हो गया। अब इसमें हम क्या बात करते थे, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मीनिंग है हैज अ सॉल्यूशन, वेदर यूनिक और इनफिनिटली मेनी, हैज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होना चाहिए, 1 और 10 में मुझे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज इनकंसिस्टेंट? नो सॉल्यूशन, है ना। तो अगर आप मुझे देख के बताओ, अगला क्वेश्चन मैं आपसे एग्जाम में पूछूं, कैन होमोजेनियस सिस्टम बी इनकंसिस्टेंट? कैन होमोजेनियस सिस्टम बी इनकंसिस्टेंट? नो। क्यों सर? ax इक्वल टू 0 हमेशा कंसिस्टेंट सिस्टम ही कहलाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 देखो हमेशा सेटिस्फाई कर लेगा। आप x इक्वल टू 0 डालो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम? जो उसको सेटिस्फाई कर दे वो सॉल्यूशन है। तो x इक्वल टू 0 यहां डालोगे, सेटिस्फाई हो रहा है सर, तो ये सॉल्यूशन है इसका, और हमेशा सॉल्यूशन है। तो इसलिए एक सॉल्यूशन होमोजेनियस के पास हमेशा है, वो है ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हिच इज x इक्वल टू 0। तो दिस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, नेवर इनकंसिस्टेंट, ऑलवेज। सर व्हाट अबाउट दिस? व्हाट अबाउट दिस? This system can be consistent and inconsistent. So what about x equal to 0? X equal to 0 is never a solution of this. Why so? क्योंकि x equal to 0 अगर डाल दोगे तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी, which contradicts non-homogeneous, क्योंकि b 0 नहीं हो सकता। Got it? थोड़ा फास्ट है, पॉज करो देखो, समझ रहे हो? तो ये आपको समझना है कि कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, होमोजेनियस हमेशा कंसिस्टेंट, नॉन होमोजेनियस कैन बी कंसिस्टेंट, कैन बी इनकंसिस्टेंट। दोनों बातें क्लियर हो गई अभी। यहां से आप ये थोड़ा सा समझ सकते हो, और देखो डिटेल में हम क्लास में पढ़ते हैं, 2 घंटे की क्लास होती है इसकी, है ना। पर आप 10 मिनट में मुझे आपको कंसेप्ट बताना है, मुझे आंसर बताना है, पर उतना इंटरेस्ट नहीं है कि कैसे आंसर देख के चले जाओ। जैसे मैं बार-बार बोल रहा हूं, सिर्फ आंसर देखना, तो पीडीएफ अवेलेबल है गूगल पे, आप गूगल कीजिए, आंसर देखिए, काम खत्म है। पर अगर आप सॉल्यूशन देखने आ रहे हो, इसका मतलब कंसेप्ट सीखने आ रहे हो। मत जाओ ऐसे वीडियोस में जहां पे सिर्फ आप आंसर देके खुश होकर बात निकल जा रहे हो। करोगे क्या ये बताओ? अच्छा पेपर से एक दिन पहले देख रहे हो, सुबह मेट्रो में देखो चलता है, चल जाएगा कि आपको सिर्फ फटाफट देखना है कि आंसर कैसे निकाला, आंसर कैसे निकाला।
बट अगर आप 1-2 महीने पहले देख रहे हो इसका मतलब कंसेप्ट सीखना चाह रहे हो। ये सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, पर ऐसा ही तो दूसरा आ सकता है वैल्यू चेंज होके। तो कंसेप्ट हमारे क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें कंसेप्ट समझ में आ रहा है, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकते हैं। इसमें और बातें भी कर सकता हूं मैं कि इसमें यूनिक कब होगा, है ना, इनफाइनाइटली कब होगा, इसमें यूनिक कब होगा, इनफाइनाइटली कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं जिसे हम सी नाम देते हैं, है ना, जो ए और बी की कॉम्बिनेशन से बनती है। मतलब ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स पूरा आएगा और लास्ट वाला जो कॉलम होगा वो किसका होगा, बी मैट्रिक्स, दिस वाला बी मैट्रिक्स। तो लास्ट कॉलम किसका होगा, बी होगा। तो इसे बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सारी चीजें हम इसी पे काम करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक कैसी है, सारी कथा इसी में चलेगी। सो हम रैंक ऑफ ए निकालते हैं और रैंक ऑफ सी निकालते हैं। तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो ए की रैंक और सी की रैंक साथ में ही आती है ना। तो आपको सिर्फ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी से मतलब है। तो अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी जो है बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन है, खत्म ही कहानी, इनकंसिस्टेंट है, कभी भी चेक करने की जरूरत ही नहीं, नो सॉल्यूशन। तो सारी कहानी जब चेक होगी कंसिस्टेंट में, उसके लिए ये बेसिक कंसेप्ट है कि रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए। सर कंसिस्टेंट में दो केस हो सकते हैं कि या तो यूनिक होगा इनफिनिटली, हां बिल्कुल। तो अगर ये n के बराबर है, व्हाट इज n, नंबर ऑफ अननोन्स, व्हाट इज वेक्टर x y z w। तो अगर ये n के बराबर है तो यूनिक हो जाएगा सर, और अगर ये लेस देन n है तो क्या होगा, इनफिनिटली वैल्यू। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आया करने से पहले कि सर इनफिनिटली वैल्यू के लिए क्या चाहिए कि देखो अननोन्स कितने, 3 है, x y z। तो मतलब a और c की रैंक 3 नहीं आ सकती, 3 से कम आनी पड़ेगी सर। क्या आनी चाहिए, 2 आ सकती है, 1 आ सकती है, पर 3 नहीं आ सकती। तो ये वाला लॉजिक आपको चाहिए था बस। तो ये आप पढ़ के आए तो काम हो जाएगा। और डिटेल में बहुत जा सकते हैं इसके अंदर। सर इसमें डिटरमिनेंट अगर 0 हो तो क्या मिलेगा बताओ। होमोजेनियस में अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सबसे पहले लेते हैं, मानो नॉन जीरो है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है इसका मतलब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप ax = 0 में दोनों साइड a इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट यू गेट, you get a inverse a x = 0, which x = 0 because a inverse है तो 1 हो जाएगा, x = 0। मतलब अगर डिटरमिनेंट आपका नॉन जीरो है, you always get the trivial solution which is the unique solution x = 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं होमोजेनियस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएंगे, जब डिटरमिनेंट क्या हो, सिंगुलर, मतलब 0। तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन अगर आपको होमोजेनियस में चाहिए तो कब आ सकते हैं, जब मैट्रिक्स A जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर वो नॉन सिंगुलर है तो हमेशा यूनिक आएगा which is x = 0। सर यहाँ पे कांसेप्ट है कि डिटरमिनेंट का बिल्कुल कांसेप्ट है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे जो कांसेप्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है कि अगर डिटरमिनेंट A ≠ 0 है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिटरमिनेंट A ≠ 0 है तो A इनवर्स यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा सर। तो a इनवर्स की मल्टीप्लाई अगर मैं यहां पे कर दूं, व्हाट आई गेट x = a इनवर्स भी, है ना। a इनवर्स है तो 1 हो गया, तो आई गेट x = a इनवर्स भी यूनिक आ गया। तो अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक मिलेगा किसमें, नॉन होमोजेनियस में भी। बट अगर डिटरमिनेंट 0 देन क्या होगा, तब आप कुछ नहीं कह सकते, ये बात ध्यान रखना। अगर डिटरमिनेंट 0 है, अगर डिटरमिनेंट 0 है किसमें, नॉन होमोजेनियस में, तो क्या यूनिक होगा, तो क्या इनफिनिटली होगा, क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। दो ऑप्शन है आपके पास, यूनिक भी हो सकता है और इनफिनिटली। तो अगला पेपर में क्वेश्चन ऐसा थ्योरेटिकली बन सकता है कि इफ अ मैट्रिक्स इज नॉन होमोजेनियस एंड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, देन व्हाट हैपेंस, इट ऑलवेज गिव्स द यूनिक सॉल्यूशन, इट ऑलवेज गिव्स इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप यहां प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक नया कंसेप्ट है, या तो आप रैंक से चले जाओ या फिर एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसे हम कॉमर्स में पढ़ाते हैं, बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाते हैं, व्हिच इज एडजॉइंट ऑफ a डॉट b। उसका बिहेवियर चेक कर लो आप। एडजॉइंट ऑफ a डॉट b का जो बिहेवियर होगा डिटरमिनेंट के साथ, अगर वो सेम है तो यूनिक, अपोजिट है तो इनफिनिटली मैनी। तो ये सब लिखेंगे, ये सब करेंगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज़ यहाँ पे नोट्स नहीं बना रहे हैं सच। बट मैंने जैसे बोला कि मैं जब क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो मैं एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन में ये कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी 10 मिनट की वीडियो हो जा रही है और क्वेश्चन 1 ही मिनट का है, बट इसलिए बता रहा हूँ ये कंसेप्ट ताकि आप ये जज कर पाओ कि आप जब कहीं और जाओगे पढ़ने के लिए, क्योंकि सिर्फ प्रीवियस ईयर से तो काम नहीं चलेगा, आप कंसेप्ट भी सीखना है, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको कहाँ सही लगता है।
कहां आपकी टीजे और वाइफ मैच करती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये हमने कंसेप्ट समझ लिया, हमें ये समझ आ गया इनफिनिटली मैनी के लिए भी क्या चाहिए, ये वाला कंसेप्ट है नॉन होमोजेनियस। सर ये कंसेप्ट चाहिए कि लेस देन n तब इनफिनिटली मैनी होगा। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, है ना। मैं इसे रफ कर देता हूं, क्वेश्चन में सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इरेजर कौन सा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप थोड़ा सा भी चेंज कर दो तो खराब हो जाता है, बट ठीक है हमारा काम तो चलेगा। सो ये तीन इक्वेशन है, मैं जो मैट्रिक्स है वो सी लिख के दिखा रहा हूँ डायरेक्ट आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि सी में मुझे ए और बी लिखना है। व्हाट इज ए? ए इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो आप देखना ध्यान से, विच इज 1 2 3 1 1 अल्फा 0 2 1, और बी क्या है बेटा 6 3 और बीटा, दिस इज बी। नाउ मुझे इसकी रैंक निकालनी है। रैंक निकालने क्या करना पड़ता है, मुझे इसको रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना, मुझे एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज रैंक? रैंक इज नथिंग बट नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन रो एक्चुअल फॉर्म, दैट्स इट। तो वो लगा लेते हैं। तो मेरे को क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो R2 में मुझे R2 माइनस R1 करना चाहिए। तो ये आएगा 1 2 3 6। यहाँ पे आप डॉट डॉट लगाना चाहो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, पर ऑपरेशन पूरे में परफॉर्म होता है। ऐसा नहीं ए पे अलग होगा बी पे अलग, पूरे परफॉर्म होगा। दिस इज 0 1 minus 2 minus 1 alpha minus 3 and this is minus 3 0 2 1 and बीटा। अब मुझे इसको 0 बनाना है, बिकॉज एक्चुअल फॉर्म में क्या होता है कि ये पहला नॉन जीरो एलिमेंट, बाकी सारे नीचे, जो अगला नॉन जीरो एलिमेंट है नीचे थे, इसके नीचे 0। तो इसके नीचे मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो मुझे R3 को 0 बनाना है। तो R3 plus 2 R1 कर देता हूँ, है ना। R3 plus 2 R1 which is 1 2 3 6 and this is 0 minus 1 alpha minus 3 minus 3, this is 0 2 plus 2, this is 0 1 2 alpha minus 3 which is 2 alpha 2 alpha minus 5 and this is beta minus 6। तो आप देखो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो अब अननोन्स 3 है ना। तो रैंक 3 नहीं हो सकती, मतलब एक ही रैंक 3 कैसे हो सकती है? दिस इज द रैंक नॉन जीरो, दिस शुड बी 0 रो। तो ये 0 रो कब होगी? तब दिस नंबर 0 होना चाहिए। तो क्या होगा 2 अल्फा माइनस 5 इक्वल टू 0। अगेन सेम, ये भी एक नॉन जीरो रो, ये भी एक नॉन जीरो रो, ये ऑलरेडी 0 है, ये नॉन जीरो नहीं हो सकता। अगर नॉन जीरो हुआ तो जो सी की रैंक है वो 3 हो जाएगी, विच इज नॉट ट्रू। ए की रैंक और सी की रैंक क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, करेक्ट ना? समझ में आ रहा है? तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू 5/2 आ गई बेटा यहां से, बीटा की वैल्यू यहां से 6 आ गई। ये चाहिए क्या था मुझे? 4 अल्फा प्लस 3 बीटा which is 5/2 plus 3 6, this is 10 plus 18 28। क्या ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं पेपर में? क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं आप छोड़ना? नहीं। कितना टाइम लोगे? 1.5 मिनट, 3 मिनट होते हैं, 1.5 मिनट बस। सर आपने कथा पूरी समझा दी, तो मैंने सिर्फ समझाई। हो सकता है कुछ बच्चे हमारे यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, बड़ा फर्स्ट टाइम सिर्फ प्रीवियस ईयर के लिए आए हैं, तो एटलीस्ट आए हो तो वर्थ होना चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो वर्थ होना चाहिए, ताकि आप रीविजिट जब सोचो तो आपके बाद दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि हमें एलेंसेंस में पढ़ना है। तो नॉट मतलब मेरा ही नाम नहीं, बट कोई भी जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, जिससे भी आप पढ़ते हो, जिसको भी आपको समझ में आता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि आप जो डिलीवर कर रहे हो वो सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ताकि बच्चे को जस्टिफाई होना चाहिए। सो ये समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।